नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम लोग पीटी 365 का सीरीज चला रहे थे और पीटी पॉलिटी हमने खत्म कर दिया है। तो अगर आप नहीं देखें तो आप उसे जरूर देखें ताकि आपका करंट अफेयर्स पर पकड़ बने। आज से हम दूसरी सीरीज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट की सीरीज की तरफ। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है उसमें इन्वायरमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्री एग्जाम है वो इसी के अंतर्गत कंडक्ट किया जाता है। इसलिए कम से कम 20 क्वेश्चन तो जरूर होते हैं और 20 क्वेश्चन में आप 40 मार्क्स अप्रोक्स टोटल अगर देखा जाए मार्क्स का तो वो आ सकता है। बट चूंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट पर पकड़ अच्छा है तो डेफिनेटली इसमें भी आप 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और रिपीटेड थीम्स पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीसीज के फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 2-3 टॉपिक होती हैं जो महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक, जिसमें स्पीसीज इन न्यूज, स्पीसीज के फीचर्स, इन सब के बारे में पूछा जाता है। उसके साथ साथ जो दूसरा मेन टॉपिक होता है वो है क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक, क्योंकि वैसे भी आपको पता है चाहे यूपीएससी का मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, एडिटोरियल्स में आते रहते हैं। तो चांसेस ज्यादा होती है कि क्वेश्चन पूछे जाए, टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। सो दैट्स वाई आपको पकड़ बनानी है और करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात भी सुनिश्चित करें आप। विजन आईएएस के पीटी 365 से बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ते भी हैं इन्वायरमेंट वाले। आई ऑलरेडी एनालाइज द पेपर एंड देखा भी है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो 100% नहीं, बट 60-70% तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो स्टैटिक का होता है आप अपने स्टैटिकल नॉलेज के आधार पर भी क्वेश्चन को सही करेंगे। और इस पीटी 365 में सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं है, ज्योग्राफी भी है। अब एक बात और, जो हमने शेड्यूल आपको बताया था 4 महीने में कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें एक चीज मैंने बताया कि जब आप इन्वायरमेंट का टॉपिक तैयार करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे सेलेक्टिवली, तो उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्वायरमेंट का भी करंट अफेयर्स करते जाना है। जैसे अगर आप बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स में आप देखिए बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है तो उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। देखिए कि अगर कुछ चेंजेस या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में नहीं उपलब्ध है तो वहां पर एडिशन कर लीजिए, ताकि एक जगह आपका जो है नोट सेग्रीगेट रहे। या फिर आप इसे माइक्रो नोट्स या फिर सिंपली हाईलाइट करके जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, तो आप ऐसे करके हाईलाइट करके आप इसी पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। बेटर तो यही रहता है कि अगर आपको टाइम सेव करना है तो इसी में हाईलाइट करके आप पढ़ लें। तो बस इतनी बातें आपसे कहनी थी। शुरुआत करेंगे अब अपने लेक्चर की, और आज हमारा पहला टॉपिक खत्म होगा जो कि है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक में, और जहां जहां अंडरस्टैंडिंग वाली बात होगी वी विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड। और काफी ज्यादा पेज का भी ये पीटी 365 होता है इन्वायरमेंट वाला, तो कोशिश करेंगे कि भाई टाइमली हो जाए। सो लेट्स मूव टू द सीरीज। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बायोडाइवर्सिटी बताऊं तो इट्स लाइक जो भी आपके लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में और दूसरों को एग्जिस्ट करवाने में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजी मीनिंग लाइफ और डाइवर्सिटी मीनिंग वेरिएशन, सिंपल। अब इसके अंतर्गत क्या आएंगे, बहुत सारे स्पीसीज आएंगे। ठीक है, अब उस स्पीसीज में हमें ये देखना है कि भाई उनको क्या थ्रेट है एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी कार्य करते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानेंगे, लाइक IUCN जो कि अभी हम देखने ही वाले हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अपडेटेड इट्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ओके, अब पहला क्वेश्चन आता है कि भाई रेड लिस्ट क्या है। उससे पहले आप थ्रेटेंड स्पीसीज समझिए। थ्रेटेंड नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई वैसे स्पीसीज जो इन्वायरमेंट में थ्रेटेंड है, जो एक्सटिंक्शन हो सकते हैं, जो प्रोबेबली नष्ट हो सकते हैं, अब उनको रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि हम इनकी सुरक्षा कर सके सही समय तक। ओके, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल, प्लांट एंड फंगस, ध्यान रखना है, विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एंड इसके अंतर्गत कैटेगरीज होती हैं, और ये कैटेगरीज वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होता होगा
कि भाई IUCN के अंतर्गत ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये सब कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा कैटेगरीज है आप देख लीजिए। एनी, डाटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन विल्ड एंड एक्सटिंक्ट। कौन सा आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ये समझना है कि जो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जनरली इन्हीं सब से क्वेश्चन आते हैं, स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है। तो जो वल्नरेबल होता है, दे आर फेसिंग द हाई रिस्क। फिर अगर हम इंडेंजर्ड की तरफ जाते हैं तो वेरी हाई रिस्क हो जाएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तरफ जाएंगे तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको बताया गया है कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, वल्नरेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ रहा है। एंड इवन क्या सबसे लास्ट में क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब वो जो है नेचर से गायब हो गया। अब एक होता है एक्सटिंक्ट इन विल्ड, इसका मतलब ये है कि भाई कैप्टिविटी में उसको रखा गया है, नेचुरल हैबिटेट में वो नहीं पाया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी एक बार आप इसे देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं होती है। जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना समझ गए हैं तो फिर जस्ट मूव ऑन। नाउ की अपडेट्स, जो कि स्पीसीज का अपडेशन हुआ है, कुछ स्पीसीज के नाम आपको देखने हैं। अब इसमें तो बहुत सारे स्पीसीज दिए गए हैं, लेकिन सभी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर ये आप कैसे कह सकते हो, तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, और काफी निटी ग्रिटीज में नहीं जाती है यूपीएससी, खासकर इन्वायरमेंट के सेक्शन में। उनके सिलेबस को भी देखिएगा ना, क्लियर क्लियर लिखा हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके बारे में। तो जो भी एक क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैंने हाईलाइट किया। बाकी इट्स ऑन यू कि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। बट मैं जो अपने अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, तो आप उतना पढ़ के भी जाएंगे तो सफिशियंट होगा। ठीक है, तो एक स्पीसीज है आपका कॉपीपोआ कैकटी। तो ये जो है ऑर्नामेंटल कैक्टी अटाकामा कोस्ट या अटाकामा डेजर्ट के आसपास मिलता है। और अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, चिली में। कैक्टिस से नाम क्लियर हो रहा होगा, जो कैक्टस प्लांट है उसको कहते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए 82% ऑफ द स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है यूपीएससी कि भाई अटाकामा डेजर्ट या चिली में एक स्पीसीज पाया जाता है जो 82% ऑफ इट्स स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, क्या नाम है इसका। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। फिर दूसरा है आपका बोर्नियन एलिफेंट। ओके, एंड दिस बोर्नियन एलिफेंट इज एशियन एलिफेंट सब स्पीसीज, क्योंकि ये क्या है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। बोर्नियो आइलैंड आपने सुना होगा, कहाँ पर है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए। तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है एंड स्मॉलेस्ट एलिफेंट अमंग द एशियन सब स्पीसीज। ओके, बोर्नियो सुमात्रा यहाँ मिलता है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एंड नाउ आफ्टर मूविंग दिस वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक विच इज सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब अगर हम इस टॉपिक को देखें तो क्लियर हो रहा होगा कि भाई जो टाइगर है, ठीक है, हमारे देश में भी टाइगर मिलते हैं, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फाइनेंस मोबिलाइजेशन कैसे हो, ये सब बातें इस कॉन्फ्रेंस में कही गई। अब टाइगर लैंडस्केप के बारे में भी एक चीज आप समझ लीजिए, जो टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहता है उसी को नाम दिया जाता है टाइगर लैंडस्केप। जैसे इंडिया में अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड भी टाइगर रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, टाइगर लैंडस्केप हो गया। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखेंगे, और टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ये सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, ये भूटान गवर्नमेंट इन सपोर्ट बाय टाइगर कंजर्वेशन कोalition दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। तो अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस की, तो बेसिकली ये टाइगर प्रोटेक्शन की बात करता है, कैसे नए नए फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को लाकर, मतलब कैसे फाइनेंस या पैसा मोबिलाइज किया जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर, एंड विच इज स्टेटेड इन द पैरो स्टेटमेंट। तो पैरो स्टेटमेंट याद रखिएगा रिलेटेड टू दिस टाइगर कंजर्वेशन। एंड इसमें $1 बिलियन मोबिलाइज करने की बात करी गई है बाय 2034। और अगर हम बात करें टाइगर कंजर्वेशन कोalition की, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है, कोई यूएन की एजेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना है। एंड इसमें जो बायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स के, उनको एक साथ लाया जाता है सो दैट टाइगर कंजर्वेशन हो सके। तो इसमें कौन कौन से मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो देख लीजिए, IUCN वो तो होगा भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो कुछ कुछ याद रखना है, और ताकि क्वेश्चन अगर आए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं।
अब देखिए क्या क्या सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में। तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, ये ध्यान रखना है, एंड दिस फंड वाज प्रेजेंटेड बाय यूएनडीपी इन दिस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, उसके बाद टाइगर बॉन्ड्स है। टाइगर बॉन्ड्स क्या होता है ये आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ से टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बॉन्ड अगर जारी किया जाता है कि भाई आप इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो ये बॉन्ड से जो पैसे आएंगे इट इज डेडिकेटेड टू द टाइगर कंजर्वेशन, जस्ट लाइक दिस। इतना ही आपको समझना है। और ये इनिशिएट किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ओके, अब हम चलते हैं इंडियन टाइगर के स्टेटस को जानते हैं, क्योंकि इस पर यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इस बार मैंने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें टाइगर के हैबिटेट को या फिर कोई भी स्पीसीज के हैबिटेट के बारे में नहीं पता चल पाती है, रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। तो इसको मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं और कहाँ कहाँ टाइगर के हैबिटेट इंडिया में पाए जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट किया है। तो एक तो है टाइगर रेंज कंट्री, तो बहुत सारी कंट्रीज में आते हैं। साउथ एशियन कंट्री तो है ही, प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, नेपाल यहाँ भी मिलते हैं, और रशिया में भी मिलता है, चाइना में भी मिलता है। ओके, इंडिया में कहाँ है तो इंडिया में देख लीजिए शिवालिक, गंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, इन सब जगहों पर जो मैंने हाईलाइट कर लिया है एक बार आप गो थ्रू जरूर करेंगे। एंड अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें इंडिया में तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका है, उत्तराखंड है। अगर आप मध्य प्रदेश कर्नाटका याद करते हैं तो भी सफिशिएंट होगा, एमके से याद रखिए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो भाई ये फ्लैगशिप स्पीसीज है इंडिया का, अम्ब्रेला स्पीसीज भी इनको कहते हैं। सॉलिटरी यानी कि अकेला रहना पसंद करता है, मोस्टली नॉक्टर्नल मतलब रात में ये शिकार करता है या जागता है, ठीक है। उसके बाद टेरिटोरियल एनिमल है, जमीन पर रहता है। एंड टाइगर स्ट्रिप्स जो आप ये देख रहे हैं ये टाइगर स्ट्रिप्स है, एंड दे आर इंडिविजुअली यूनिक लाइक द ह्यूमन फिंगरप्रिंट। तो इसका मतलब टाइगर स्ट्रिप्स से हम इनके पहचान कर सकते हैं, ये कहाँ पर है वो भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आप समझिए कि टाइगर सेंसस भी कंडक्ट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट। थ्रेट बहुत सारे हैं, हैबिटेट लॉस, लॉस ऑफ प्रे स्पीसीज, ये सब है। ओके, कंजर्वेशन एफर्ट देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर है, एनटीसीए अथॉरिटी है विच इज स्टैट्यूटरी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 which was amended in 2006 to administer the project tiger। एनटीसीए होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फिर इट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। एम स्ट्राइप ये एक टूल है जिसके माध्यम से टाइगर को मॉनिटर किया जाता है, उसके लोकेशन को मॉनिटर किया जाता है। एम स्ट्राइप ये याद रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन वी हैव द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008, ग्लोबल टाइगर फोरम। ओके, उसके बाद देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 हुआ था, ओके, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया, तो अब क्या है कि शेड्यूल्स में अपडेट किया गया है। सो वो सारे स्पीसीज जो साइट्स के अपेंडिक्स में मेंशन्ड है उसको शेड्यूल 4 में डाला गया है इस एक्ट के शेड्यूल में। ओके, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये साइट्स है, ये बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना है। आगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में है। अब आपको बताना है कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 जो डब्ल्यूपीए का है इसमें क्या अंतर है। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ वन स्पीसीज गॉट कंप्लीटेड। टाइगर लैंडस्केप क्या है ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू, अंडरस्टूड, उम्मीद करते हैं यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ वी आर मूविंग टू द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये भी मतलब इसमें बिग कैट के बारे में चर्चा होगी। बिग कैट एक नहीं है, सिर्फ टाइगर नहीं है, बहुत सारे 7 स्पीसीज इसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो वो क्या है और ये अलायंस क्या है सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मेंबरशिप को हासिल कर लिया है, रेटिफाई कर लिया है। रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल दे दिया है, हाँ भाई हम मेंबरशिप के लिए राजी हैं एंड वी बिकम द मेंबरशिप। ओके, वैसे अगर देखा जाए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में तो ये इंडिया के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज टाइगर प्रोजेक्ट 2023। इंडिया का टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था थोड़ा रिकॉल करिए, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो इंडिया के साथ साथ निकरागुआ, इस्वाटिनी, सोमालिया ये भी ज्वाइन किए हैं। ये सब देश कहाँ पर है रिकॉल करिए। जितना आप मैप लोकेशन को रिकॉल करेंगे और विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा मैप पर पकड़ बनेगा आपका। हेडक्वार्टर इंडिया में है। क्या कार्य करेगा वही है भाई, इन जो बिग कैट्स है ना उनके कंजर्वेशन की बात होगी, कंजर्वेशन किया जाएगा। अब सबसे पहला सवाल ये उठ सकता है
कि भाई बिग कैट्स में कौन कौन आ रहे हैं 7 बिग कैट्स में। तो एक तो है टाइगर जिसकी चर्चा हमने कर ली, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगुआर हो गया, पूमा हो गया। तो लेपर्ड और स्नो लेपर्ड तो आपको याद ही रहेगा, टाइगर लायन भी याद रहेगा, चीता अभी इंट्रोड्यूस हो गया भाई, उसी टाइगर के जैसा लगता है, तो ये भी आपको याद रहेगा। अब जैगुआर और पूमा जो है ना वो इंडिया में मिलते नहीं है, पहली बात तो ध्यान ये रखेंगे, ठीक है, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। एंड इसमें बहुत सारे देश ने पार्टिसिपेट किया है, ओके, मेंबर्स हैं लाइक 95 बिग कैट रेंज कंट्री, एंड इवन जहां टाइगर नहीं पाया जाता है वो देश भी इसके मेंबर हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड इवन ऑल द यूएन मेंबर कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड फंडिंग की भी बात है, पैसे भी दिए जाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज 7 बिग कैट्स, ठीक है। और यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई फंडिंग का कोई सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो बन जाते हैं लेकिन फंडिंग की सपोर्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फंडिंग की सपोर्ट है। सो यू शुड रिमेंबर अमाउंट कितना है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे अभी बहुत सारे स्पीसीज के न्यूज आएंगे आपको, है ना, एक एक करके, तो आपका स्पीसीज का एक माइक्रो नोट्स हो जहां पर एक ही साथ सारे स्पीसीज है, उसका IUCN क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो इट विल बी हेल्पिंग यू इन दिस एग्जामिनेशन इन लॉट। नहीं तो क्या होता है, अलग अलग जगह पे होती है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं फैक्ट्स को, और हम ज्यादा भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते, इस चीज को आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। बाकी चलिए IUCN स्टेटस देख लीजिए, इंडेंजर्ड है टाइगर का, और लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, डिपर्ड, ये चलो याद ही हो जाएगा आपको, वल्नरेबल है। एंड बाकी जैगुआर आप देख सकते हैं नियर थ्रेटेंड है। ये दोनों ना भी याद रखेंगे ना तब भी चलेगा, इसका IUCN क्या है, लेकिन इन सब का याद रखना है क्योंकि ये इंडिया में मिलते हैं। एंड ऑल द 5 बिग कैट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इन्हें दिया गया है, और शेड्यूल 4 में भी है। शेड्यूल 4 कौन है भाई, जो साइट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं स्पीसीज को, उसको शेड्यूल 4 में इंडिया में रखा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। होप यू क्लियर दिस। 20 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा हम और फास्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि चीजें समझ में आए, कंफ्यूज ना हो, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब क्लैरिटी रहेगी तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका ज्यादा टाइम वेस्टेज भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो टू द 1.5 स्पीड, 1.75 स्पीड, ताकि आपका टाइम बच जाए, ओके। So it depends on you, and YouTube have given the options. Now we are moving to the next one, elephant census 2023। तो अभी एलिफेंट पॉपुलेशन का सेंसस हुआ, पूरे भारत में नहीं, सदर्न स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। क्या कुछ फाइंडिंग है भाई, तो कर्नाटका जो है वो सबसे ज्यादा एलिफेंट का पॉपुलेशन है वहां पर। एंड सम अदर फैक्ट्स जो इंडियन एलिफेंट के बारे में आपको समझना है। हैबिटेट आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर फिर से मैप को इंटीग्रेट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी हमने कहा देखा, कर्नाटका में आपको मिलता है, तो कर्नाटका इधर, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट मिल रहा है। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है केरला, वहां पर भी एलिफेंट मिलता है। केरला में तो शायद रिलीजियस पर्पज के लिए भी यूज करते हैं एलिफेंट को, ये भी कुछ फेस्टिवल में आपने देखा भी होगा, विजुअलाइज, ओके। तो सेंट्रल, सदर्न, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया, असम सब में भी मिल जाते हैं, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, तो काफी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बता ही दिया है। एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एलिफेंट पॉपुलेशन वो इंडिया में मिलते हैं, और हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, कर्नाटका में, फॉलोड बाय असम। ये दो जरूर याद रखें। फिर एक कुमकी एलिफेंट का चर्चा होता है, तो भाई कुमकी एलिफेंट इज लाइक कैप्टिव एशियन एलिफेंट, जिसको लोग पालते हैं या फिर पालतू आप कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें क्यों पाला जाता है, तो बेसिकली इनको ट्रेन की जाती है ताकि अगर कोई विल्ड एलिफेंट्स हैं, जंगली हाथी जो ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं, तो उनको पकड़ना है, तो ये कुमकी एलिफेंट्स के मदद से उनको पकड़ा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है, कम्युनिकेशंस भी सबके बीच होता है, एंड इट इज वन ऑफ द 3 सब स्पीसीज ऑफ द एशियन एलिफेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, एशियन एलिफेंट के 3 सब स्पीसीज है। तो एक तो हो गया आपका इंडियन, दूसरा है आपका सुमात्रन, और तीसरा है आपका श्रीलंकन। तो दैट शुड बी रिमेंबर। लाइफ स्पैन 60-70 ईयर्स का है। जेस्टेशन पीरियड पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। जेस्टेशन पीरियड मतलब अब कोई हाथी है तो अगर बच्चा होना है तो कितने समय तक वो बेसिकली पेट में रहता है, तो वो हो गया आपका जेस्टेशन पीरियड, तो 20 से 22 मंथ का। एंड इट इज लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल द मैमल्स। एंड जो हेड ऑफ द एलिफेंट ग्रुप वो फीमेल ही होती है, तो मैट्रोनियर सोसाइटी कह सकते हैं एलिफेंट में है। तो ये सब हो गया। फिर IUCN का इंडेंजर्ड लिस्ट में है, शेड्यूल 1 में है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है। थ्रेट्स बहुत सारे हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है,
कंजर्वेशन मेजर्स देख लीजिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था एंड फिलहाल 33 एलिफेंट रिजर्व से इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट। तो ये पूरा आपका एलिफेंट के बारे में क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पूछा गया है यूपीएससी के प्री में, वो कंपैरिजन करके पूछ लिया गया था एशियन एलिफेंट वर्सेस अफ्रीकन एलिफेंट। तो चलिए हम देखते हैं जो एशियन एलिफेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। ये इन कंपेरिजन टू अफ्रीकन स्मॉलर साइज का होता है, ओके, और राउंडेड ईयर से, और अफ्रीकन का लार्ज फैन शेप्ड ईयर है, पंखे टाइप का। फिर देखिए जो अफ्रीकन एलिफेंट है इनका स्किन रिंकल्ड है ना, मतलब धब्बा धब्बा आपको इनके स्क्रीन पर ज्यादा दिखेगा, रिंकल। उसके बाद फोरहेड की बात करें तो ट्विन डोम्ड हेड है, ऐसे करके डोम टाइप होता है ना, ट्विन डोम हेड। यहाँ पर अफ्रीकन में सिंगल डोम हेड है। फिर टक्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियन एलिफेंट में सिर्फ कुछ मेल के पास टस्क होता है, फीमेल्स में तो टक्स होते भी नहीं है। टक्स मतलब जो दांत है ना वो, ठीक है। तो टक्स आर एब्सेंट इन द फीमेल्स एंड सिर्फ रुडिमेंट्री टस्क होते हैं, ओके। मतलब ये आप देखिए, ये मेल एलिफेंट होगा, आप वैसे भी पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि टस्क मेल में है एशियन वाले में, जबकि अफ्रीकन वाले में बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव टस्क, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेट ऑफ द रेहनो रिपोर्ट 2024। तो जो रेहनोसेरस है, जो कि असम में इसका गढ़ माना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो इनके बारे में रिपोर्ट आई है। एंड हु हैज रिलीज दिस रिपोर्ट? तो इंटरनेशनल रेहनो फाउंडेशन। और ये ध्यान रखना है रिलीज किसने किया है, क्योंकि डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड देन वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका IRF है, इट वाज इनिशियली कॉल्ड एज इंटरनेशनल ब्लैक रेहाइनो फाउंडेशन 1991 में। एंड एम तो वही होगा भाई, दुनिया भर में जो रेहनोसेरस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सर्वाइव करवाया जाए। क्या की फाइंडिंग्स है? तो आप देखिए, with all the 5 species combined there are just 28,000 rhinos left in the world। तो कितने स्पीसीज हो गए रेहनोज के? 5 स्पीसीज हो गए, ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ निटी-ग्रिटीज फैक्ट्स हैं, उतने में हम नहीं जाएंगे। अब रेहनो के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। 5 स्पीसीज है, 2 अफ्रीका में मिलते हैं, लाइक व्हाइट रेहनो, ब्लैक रेहनो। तो व्हाइट और ब्लैक याद रह जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 3 एशियन मिलते हैं, जैसे एक इंडियन रेहनो हो गया, सुमात्रा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, सुमात्रन रेहनो एंड जावन रेहनो, ओके। सुमात्रा और जावा दोनों तो इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। सो इसके प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, बट ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स मेंस में ज़्यादा यूज हो सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर ऐसे करके पूछा नहीं जाता है। सो इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि भाई फीचर्स क्या है बिटवीन अफ्रीकन रेहनो एंड एशियन रेहनो। तो यहाँ देखिए, अफ्रीकन में हमने 2 बोला था आपको, ब्लैक एंड व्हाइट, याद करिए, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा कौन है साइज में? तो व्हाइट रेहनो इज द सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल्स आफ्टर एलिफेंट। तो एलिफेंट सबसे बड़ा मैमल के टर्म्स में, और उसके बाद नंबर आ जाता है व्हाइट रेहनो का। रेहनो का तो नंबर आएगा ही, लेकिन रेहनो में भी कौन? व्हाइट रेहनो, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम अन्य कुछ फीचर्स की बात करें तो एशियन रेहनो में आप देखिए, मोर आर्मर्ड लुक, लेस एग्रेसिव, 2 हॉर्न्स होते हैं सुमात्रन रेहनो में, और जो इंडियन रेहनो है और जावन रेहनो है इसमें 1 हॉर्न होते हैं। तो आपने देखा होगा 1 हॉर्न रेहनोसेरस इंडिया में जो रेहनो है उसको हम कहते हैं। एंड अगर हम एशियन रेहनो स्पीसीज में देखें तो सबसे बड़ा साइज का इंडियन रेहनो ही मिलता है, ओके, ये भी ध्यान रखना है। एंड एशियन रेहनो आर गुड स्विमर्स, स्विम कर सकते हैं, जबकि अफ्रीकन वो नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे रहते हैं सब मडी एरियाज में। तो ये सब मैंने डिस्कस किया। उसके बाद देखिए, ग्रेज ऑन टॉल ग्रास, श्रब्स, लीव्स, क्योंकि अब एशियन का क्लाइमेट आप देख लीजिए, तो क्लाइमेट से आपको पता होगा कि हरा भरा ग्रासेस होंगी, लंबी ग्रासेस होंगी, तो डेफिनेटली ये टॉल ग्रासेस पर, श्रब्स, लीव्स पर ग्रेज करते हैं। एंड हैबिटेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवानास, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। एंड अगर हम बात करें IUCN स्टेटस की, तो इंडियन रेहनो वल्नरेबल में आते हैं, सुमात्रा एंड जावन क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ओके। और यहाँ पर शायद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेहनोसेरस के बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेहनोसेरस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, असम हो गया, ठीक है, तो इन जगहों पर मिलते हैं। असम एंड उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर आपको मिलते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पूरा जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है ना, वहाँ मिलता था, क्योंकि फॉरेस्ट से हरा भरा था सब। लेकिन अब जो है रेस्ट्रिक्टेड हो गया टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो ध्यान रखेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं दिया गया है। सो फिर है आपका अफ्रीकन वाला, तो इसमें आप देख लीजिए व्हाइट रेहनो और ब्लैक रेहनो का IUCN स्टेटस क्या है। ब्लैक का हो गया CR और व्हाइट का हो गया आपका नियर थ्रेटेंड,
ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ वी आर मूविंग टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो पावर लाइन्स राजस्थान से गुजारे जा रहे हैं उसको जमीन के अंदर से गुजारा जाए। हालांकि उस ऑर्डर को फिर वापस लिया गया, उसमें चेंजेस किए गए, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफी कम बची हुई है, इसलिए इनके कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आप देखिए कंटेक्स्ट में ये है कि बस्टर रिकवरी प्रोग्राम के लिए जो भी पैसे खर्च होने हैं अगले फेज के लिए, तो उसको अप्रूव कर दिया गया, यानी कि 2024 से लेकर 2029 तक जो भी पैसे लगेंगे तो उस फंड को अप्रूव कर दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं बस्टर रिकवरी प्रोग्राम से। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन से स्पीसीज शामिल है? तो एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट मतलब बड़ा साइज का, इसलिए ग्रेट कहा गया है। फिर है लेशर फ्लोरिकन, ओके, एंड दीज टू स्पीसीज आर ऑफ द 4 बस्टर्ड स्पीसीज। तो 4 बस्टर्ड स्पीसीज है, उसमें से 2 ये है। 2 और कौन से हैं? तो एक तो बंगाल फ्लोरिकन है और मैक्यून्स बस्टर्ड है। तो इसके कितने स्पीसीज हो गए भाई? बस्टर्ड वाले 4 हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाला जा सकता है कि द बस्टर्ड फैमिली हैज 4 स्पीसीज और 3 स्पीसीज, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ये नया ट्रेंड यूपीएससी ला सकती है। ओके, कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी पुराने ही ट्रेंड को रिपीट करे, अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए एक लेवल आपको आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए। So this program was first started in 2013 and it has now extended to 2033. Okay. And प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फंडिंग कहाँ से आती है? कैंपा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंपा क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके बारे में वैसे हम चर्चा करेंगे बाद में अगर होगा इस मैगजीन में, क्योंकि ये अलग से ही टॉपिक होता है। पार्टनर एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। फिर आप देखिए राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? वही भाई ब्रीडिंग कंजर्वेशन करना, लाइक एक्स सितु पॉपुलेशन। एक्स सितु पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ? एक होता है इन सितु कंजर्वेशन, एक है एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु का मतलब जो उसके नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव ले आया जाए। जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो उन्हीं के हैबिटेट को हम डिक्लेयर कर देते हैं ताकि ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, तो उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। एक होता है एक्स सितु। एक्स सितु मतलब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट्स में न रख के कैप्टिविटी में रख रहे हैं, उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, वो सारी इन्वायरमेंट देकर। सो होप यू क्लियर। अब मैंने आपको क्यों ये बताया, क्यों इस पर क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन टेक्निक कम्स अंडर द एक्स सितु कंजर्वेशन और इन सितु कंजर्वेशन? तो वहां पर कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि भाई क्या है एक्स सितु, इन सितु। वैसे एक दो एग्जांपल्स और हमें बता सकते हैं इसके बारे में। बाकी अगर हम बात करें कोलैबोरेटिंग एजेंसी की, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी कोलैबोरेट कर रही है, जो कि 1883 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये आपका एक प्रकार से मान के समझिए कि बर्ड्स सबके कंजर्वेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एंड आफ्टर डिस्कसिंग दिस बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम नाउ वी आर मूविंग टू द लेशर फ्लोरिकन। तो आप देखिए इट इज स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली। लार्जेस्ट हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन हो गया स्मॉलेस्ट। प्रोटेक्शन में देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। हैबिटेट आप देख सकते हैं, शायद मैंने मैप ड्रॉ किया था, ये आप देखिए ना। तो हैबिटेट कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात, थोड़ा सा माइंड में विजुलाइज करिए। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो वहाँ मिल जाएंगे आपको ये। थ्रेट्स बहुत सारे हैं, एक तो पेस्टिसाइड के यूज है और ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपको ये दिखेगा, साइज में छोटा है। बाकी अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है मतलब इंडियन, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब ये स्पीसीज यहीं पर पाया जाता है ओरिजिनली। ओके, मोस्टली राजस्थान और गुजरात में इनके पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। मैप में मैंने आपको बता दिया। कुछ कुछ ट्रेसेस पॉपुलेशन आपको कर्नाटका, महाराष्ट्र में भी मिल जाते हैं, बट याद रखना है अगर ऑप्शन में इस टाइप से रहेगा कॉम्बिनेशन और ये 2 स्टेट नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं, और राजस्थान में तो इनके प्रोटेक्शन के लिए एक नेशनल पार्क भी है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ भी है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। फिर है नालिया ग्रासलैंड। ओके, एंड नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर, इन सब जगहों पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया जाता है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1। तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी है और बंगाल फ्लोरिकन भी ये भी है। तो जो भी प्रोटेक्शन स्टेटस है दोनों के एक ही है, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। एंड ये भी ध्यान रखना है कि जो 22 स्पीसीज कवर किए गए हैं स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में, उसमें से
ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आता है। ओके, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। थर्ड आप देख लीजिए, इंटेंगलमेंट विद द पावर लाइन्स, क्योंकि इनको फ्रंटल विजन नहीं होती है तो तारों से टकरा के फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, शिकार कर लिया जाता है इनका, ये सब कुछ थ्रेट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ओमनीवोरस है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओमनीवोरस है, फ्रंटल विजन नहीं होता है, एंड मेल्स हैव गुलर पाउच, पाउच मतलब एयर को ये भर सकते हैं लंबे समय तक। ओके, एंड इसको फिर एक्सेल करेंगे तो ह्यूमिंग साउंड की तरह आवाज निकलती है, और इससे फीमेल जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं विजुअलाइज हो पा रहा है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यूट्यूब पर सर्च करके आप उसका विजुअल्स देख सकते हैं, लंबे समय तक याद रहेगा। एंड मेल्स प्ले नो रोल इन द इंक्यूबेशन एंड केयर ऑफ द यंग, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है, ये जो यंग है तो उनका मेल केयर नहीं करता है, पुरुष। ओके, रिलेटेड न्यूज वही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था एक बार कि भाई पावर लाइंस जो बिछाए जा रहे हैं राजस्थान सब में, है ना, इससे नुकसान पहुंच रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, तो उसको जमीन के अंदर लाया जाए, ये था। लेकिन फिर बाद में इस डिसीजन को चेंज किया गया, जो ब्लैंकेट बैन लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसको रिमूव किया गया, आप देखिए यहाँ पर बोला गया है। एंड एक्सपर्ट कमिटी गठित की गई थी, बट कोई कमिटी का नाम नहीं इसमें दिया गया है, तो नो नीड टू रिमेंबर। तो ये पूरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का टॉपिक हुआ खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्या कंटेक्स्ट है भाई, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने अपना 50 साल पूरा कर लिया है, और इसी के उपलक्ष्य में इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल से बातें बताई गई है। सो आपको स्थिरता से चीज़ें समझ में आ रही है, कैसा लग रहा है हमारा इनिशिएटिव, आप जरूर बताएं, और क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, आप अपने सजेशन हमें जरूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, और बाकी इसका आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है ना, तो आप हमें टेलीग्राम से जुड़िए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। तो अगर हम बात करें इस क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की, तो ये ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये याद रखेंगे। 1975 में इसी पार्क से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये रामसर साइट है, नेशनल पार्क भी है, ओडिशा में लोकेटेड है, एंड इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम यहीं पर मिलता है। सुंदरबन सबसे पहला, एरिया वाइज सबसे ज्यादा मैंग्रोव वहीं मिलते हैं, सुंदरबन कोलकाता में। ठीक है, एंड ये जो नेशनल पार्क है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ क्रीक्स एंड कैनाल्स। क्रीक्स क्या होता है ये जरूर आप हमें बताएं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रीक एक ज्योग्राफी का टर्म है, सर क्रीक ऐसा कुछ आपने सुना है कहीं पर, अगर हाँ तो जरूर आप हमें बताइए। और इसमें जो कुछ वाटर्स, जो रिवर्स हैं वो इनंडेट करती है इस लोकेशन को, लाइक ब्रह्मणी, बैतरणी, धमरा, पाठशाला, एंड होम टू लार्जेस्ट कॉन्ग्रेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्योंकि भाई साल्टी वाटर ही इनंडेट होता है, तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। ओके, along with many species, बट यहाँ पर साल्ट क्रोकोडाइल हमें देखना था। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्रोकोडाइल स्पीसीज। तो आप देखिए, जो क्रोकोडाइल है इंडिया में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी मिलते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जनरली आप अगर नेशनल पार्क सब गए होंगे तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल ही देखे होंगे, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखना है तो यू नीड टू गो टू द ओडिशा। ओके, एंड when we talk about crocodile, so these are the species of vertebrate class reptilia। हैबिटेट कहाँ पर है, तो साल्ट वाटर स्पीसीज को छोड़कर जो भी क्रोकोडाइल है, मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर स्वैम्स, लैक्स और रिवर्स में मिलते हैं। बिहेवियर देख लीजिए, नॉकटर्नल यानी कि रात में एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं, एंड पॉइकिलोथर्मिक, इस स्टेटमेंट को टर्म को याद रखना है। पॉइकिलोथर्मिक, थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, यानी कि इसके अंतर्गत अपने वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं ओनली टू ए लिमिटेड डिग्री। ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो फिर अपने आप को ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, एंड इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। सो वी हैव कवर्ड दिस, नाउ वी आर मूविंग टू द घड़ियाल। तो घड़ियाल आपका फ्रेश वाटर रिवर्स लाइक जो चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, इन सब रिवर्स में मिलता है। ठीक है, शेप आप देख सकते हैं, फिगर आप देख सकते हैं, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बाकी साइट्स 1 और शेड्यूल 1, तो अभी तक आप देख रहे हैं जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात हमने किया, तो वो स्पीसीज साइट्स 1 में है और शेड्यूल 1 में भी है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। तो बस एक बार आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन ऐसे किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, घड़ियाल इसका नाम इसलिए पड़ा ड्यू टू द bulbous knob एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग नैरो स्नॉट। ठीक है, ये है, ये जो नॉब आप देख रहे हैं ये। बाकी ये फिश मछलियों को खाती है भाई, पानी में रहती है। तो अब हैबिटेट मैंने आपको हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, रिवर्स में।
So hope you understood. Now we are moving to the next topic, which is fungi, recognition and conservation. तो कंटेक्स्ट क्या है भाई, जो फंगी फाउंडेशन है, ओके, इन्होंने लोगों से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि फंगी के जगह पर आप फंजी हम बोलते हैं, फंगाई भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, तो भाई फंगा आप यूज करिए। तो फंगा इज नथिंग बट जितने भी डाइवर्सिटी जो फंगी स्पीसीज हैं उसके कलेक्शन को, उसको कलेक्टिवली फंजा नाम रिप्रेजेंट करने की बात कही गई है। होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फंजा या फिर फंगी, तो मैंने देखो हाईलाइट भी कर दिया, फंजा मतलब डाइवर्सिटी ऑफ द फंगी, ओके। So one important point about fungi is that it is one of the 5 kingdoms in the classification of organism, और जो 5 kingdom classification दिया था वो किसने दिया था, R.H. Whitaker, ये नाम याद रखना है, वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम बोले तो ये जो फंजाई है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एक सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं आप, इसलिए ये ध्यान रखना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत वाइड एरिया पर मिलते हैं, आर्कटिक में मिल जाते हैं, इंडिया में मिलते हैं, भाई पाकिस्तान में मिलते होंगे, अफ्रीका में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, क्या दिक्कत है, फंजाई है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं सेल के, और वो सेल वॉल चिटिन से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे ये खाना खाते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी तो माइक्रोराइजियल मतलब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं प्लांट्स के साथ, और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सब करवाने में मदद करते हैं, तो इससे फूड प्रोडक्शन सब भी होता है, ट्री ग्रोथ भी होता है, प्लांट ग्रोथ भी होता है। एंड इट इज ऑल्सो कार्बन रिजर्वर, बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग डिकम्पोजिशन में इनका रोल रहता है, क्योंकि ये डिकम्पोजर के रूप में भी एक्ट करते हैं, कन्वर्टिंग द डेब्रिस टू द ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है ये थोड़ा सा आप हमें बताइए। फिर देखिए माइक्रो रेमिडिएशन, यानी कि अगर कुछ कंटेमिनेशन है ना, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो उसको डिग्रेडेशन ऐसे नेचुरली होता नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म उससे डिग्रेड कर सकते हैं, इसी को कहते हैं माइक्रो रेमिडिएशन। माइको का मतलब ये होता है फंजाई, ओके, माइकोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से फाइकोलॉजी क्या होता है ये आप हमें बताइए, मेडिसिन में भी यूज होता है। फिर देखिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव ऐसे करके। बाकी अगर हम बात करें फ्लोरा फौना एंड फंजाई की, तो क्या कुछ कंपैरिजन है, तो फ्लोरा को कहते हैं हम प्लांट्स, फौना को कहते हैं एनिमल किंगडम, यानी कि जो भी एनिमल के स्पीसीज आते हैं वो फौना के अंतर्गत आते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल स्पीसीज। और अब देखिए फौना हो गया, फ्लोरा हो गया, अब फंगी के जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज है उसको हमने फंगा नाम देने की बात करी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, फ्लोरा के अंतर्गत एल्गी है, फ्लावर्स है, ट्रीज है, जो भी प्लांट स्पीसीज है, लेकिन फोकस ये ध्यान रखना है कि एल्गी भी आपका फ्लोरा के अंतर्गत आता है, बाकी फौना एनिमल स्पीसीज जो भी है। और फंजाई के अंतर्गत मशरूम है, मोल्ड से ईस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और जो फंजाई है वो रिप्रोडक्शन करता है स्पोर्स के माध्यम से या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। फौना में आपका सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकता है, और फ्लोरा में सीड के माध्यम से स्पोर्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। बाकी अगर हम बात करें फ्लोरा के रोल क्या इकोसिस्टम में, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, इन्हीं से हम खाना वाना लेते हैं भाई, प्लांट प्रोड्यूस करता है, हम कंज्यूम करते हैं, वी आर कंज्यूमर। फौना क्या है, कंज्यूमर है, प्रे है, प्रेडेटर है। और फंजाई की बात करें तो दे आर डिकम्पोजर्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। सो वी हैव कवर्ड दिस, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। तो बात करते करते हमने 8 टॉपिक को फिनिश कर दिया है, एंड होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट विद क्लैरिटी। एंड मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आपको स्पीसीज को समझने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है, बिहेवियर को समझने में कन्फ्यूजन होता है, जस्ट यूट्यूब इट, है ना, यूट्यूब में सर्च करेंगे उस स्पीसीज के बारे में, 3-4 मिनट का समरी मिल जाता है, और वो लॉन्ग टाइम रिटेन भी करेगा। वैसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बताने का मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिया भी गया है, ठीक है। तो ये संस्था है ना, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन करती है। इट्स लाइक ए कलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एट द इंटरनेशनल लेवल। जैसे हमारे देश में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे देती है किसी पार्टिकुलर एरिया को, जहाँ पर जो फौना है, फ्लोरा है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, फाइनेंसेस भी उनके तरफ से आती हैं। सो दैट इज द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कंटेक्स्ट ये है कि अभी यूनेस्को ने 11
न्यू बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किए हैं फ्रॉम वेरियस कंट्री अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो एक पॉइंट ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का है, या फिर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी वही चीज है, ये भी यूनेस्को की ही है। और अब आफ्टर द अपडेशन ऑफ द लिस्ट वी हैव 759 साइट्स अंडर दिस MAB program covering 136 countries. Okay, so what is this MAB program? 1971 में से लॉन्च किया गया था and it is an intergovernmental scientific program and it aims to protect the flora fauna along with enhancing the relationship between people and environment. ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया ना, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन को हटा दिया जाएगा, कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाएगा, सिर्फ स्पीसीज का प्रोटेक्शन किया जाएगा। एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन होएगा, कुछ चीजें जो है प्रोहिबिटेड हो सकती है, कुछ चीजें रेगुलेट की जा सकती है, ऐसे करके। ओके, एंड इंडिया के केस में क्या है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल, 12 जो है 12 वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं अंडर द MAB। कौन कौन से हैं वो एक एक करके चर्चा करेंगे। और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंतर्गत रिकॉग्नाइज हुआ इंडिया में, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब आप हमें बताइए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इन सितु कंजर्वेशन है या फिर एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, जरूर आप हमें बताएं। वैसे दिया गया है बट आप सोचिए, देन आप हमें कमेंट करिए। और यहाँ पर देखिए, इट रिप्रेजेंट डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल मतलब ह्यूमन प्रेजेंस होता है वहाँ पर, एंड इट कैन एक्सटेंड ओवर टेरिटोरियल एज वेल, कोस्टल एज वेल एंड मेराइन इकोसिस्टम। सिमिलर स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे सुंदरबन की ही बात कर ले तो वो कोस्टल हो गया, ओके। गल्फ ऑफ मन्नार है, एंड टेरिटोरियल में तो बहुत सारे अभी हम देखेंगे। इसमें 3 मेन जोन होते हैं। एक तो कोर एरियाज जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है, मतलब ऐसे समझिए, ठीक है, ये है आपका कोर एरिया जहाँ पर जो स्पीसीज का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा यहाँ पर होती होगी, या लाइन की होती होगी, ठीक है, या फिर ओवरऑल फ्लोरा और फौना की होती होगी। तो ये हो गया कोर एरिया, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन। फिर बफर जोन, ये आपका बफर जोन हो जाता है, यूज फॉर एक्टिविटीज कंपेटेबल विद द इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर चीजें क्या है, रेगुलेट होती हैं, ओके। फिर ट्रांजिशन एरिया, यहाँ पर क्या है, कम्युनिटीज फोस्टर सोशली कल्चरली इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटीज, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, तो रटना है आपको, लोकेशन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी आजकल सवाल उठते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी कहीं ना कहीं 2-3 लाइन याद रखना है। 12 साइट तो ही है, ठीक है, 12 है जो है वो MAB के अंतर्गत रिकॉग्नाइज है, तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान रखिएगा, आप एक्स्ट्रा से कवर कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए आप कौन कौन से, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ये कि आप अगर ये देख रहे हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मतलब ये MAB में इंक्लूडेड है, तो इसमें 12 होने चाहिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड ये आपका MAB में है। उसके बाद देखिए आप सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है, तो MAB है। उसके बाद सुंदरबन है, ठीक है। फिर आप देखिए नोक्रेक हो गया मेघालय में, कंचनजंगा ये भी आपका हो गया सिक्किम में। और यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जो इस टाइप से अगर लोगो लगा हुआ है तो वो मिक्स कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मिक्स कैटेगरी में आ गया, मिक्स कैटेगरी में एक ही है, वैसे सिर्फ वही है। बाकी आप देखिए नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, वो भी आपका MAB है। फिर पन्ना हो गया मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी हो गया ये भी मध्य प्रदेश में है, अश्विनी कुमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है। फिर देखिए नीलगिरी ये आपका तमिलनाडु केरला कर्नाटका में एक्सटेंड करता है, 3 राज्यों में, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट एज वेल। फिर अगस्त मलय ये आपका केरला में है, ओके। फिर देखिए गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, ये जो आपका ये है ना, ये वाला जो एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार पाक वे वहीं पर मिलता है, तो ये भी आपका MAB में। तो टोटल काउंट करेंगे वो आपको 12 आएंगे, ओके। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये रामसर साइट का लोगो है कि MAB भी है और रामसर साइट भी है। जैसे यहाँ पर देखिए सुंदरबन वाला MAB तो है ही, रामसर साइट भी है, ठीक है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जा सकता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग MAB साइट्स recognized by the UNESCO is also a part of रामसर साइट। तो आप देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 ही है, ओके। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2-3 पैटर्न पर, तो इसको जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे। बाकी जो है वो इंडिया की तरफ से होगा, यानी कि 12 तो हमने देख लिया, 6 जो है वो इंडिया ने कैटेगराइज किया होगा। जैसे आप देखिए कहाँ गया, कोल्ड डेजर्ट वाला है, ठीक है, तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। कच्छ वाला देख लीजिए, इसमें कोई भी लोगो नहीं है, तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर इन जस्ट वे, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। मैप अच्छे लोकेशन पर दिया गया है, एक साथ सब कुछ दिया गया है, तो इट विल बी बेटर टू रिमेंबर एंड रिकॉल। नाउ वी आर मूविंग टू द इको सेंसिटिव एरियाज।
भाई न्यूज में क्यों है? तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है कस्तूरी रंजन कमेटी के रिपोर्ट को ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स। देखिए, एक है आपका कस्तूरी रंजन कमेटी और एक और कमेटी थी, शायद गडगिल कमेटी थी। एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, गडगिल ही होनी चाहिए वैसे, कहा गया हाँ माधव गडगिल कमेटी, ठीक है। तो दो कमेटी बनी थी, किस लिए कि भाई ये जो वेस्टर्न घाट है ना, जो इकोलॉजिकली काफी ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यहाँ पर अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस या क्लाइमेट चेंज का इंटरफेरेंस होता है तो नष्ट हो जाएंगे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना, बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन यहाँ डोमिनेट करती है। तो इसलिए कमेटी गठित की गई थी और रिकमेंड करने के लिए कहा गया था कि आप हमें बताइए कि कैसे इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। तो दो कमेटी ने रिपोर्ट दिया, एक ने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कंजर्वेशन नॉर्म्स बताएं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए फिर दूसरा कमेटी गठित हुई थी। ओके, जैसे जो गडगिल कमेटी थी, इन्होंने बोला था कि इंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। अब भाई इंटायर डिक्लेयर कर देगा तो फिर बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी एग्रीकल्चर, इट कैन बी लाइक डैम, तो वो सब जो है बंद करना पड़ेगा। इसलिए इसकी जगह पर फिर एक दूसरी कमेटी आई थी, उसको नाम दिया गया था कस्तूरी रंजन कमेटी। इन्होंने बोला कि ठीक है, एंटायर आप नहीं करिए, 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट इसको इको सेंसिटिव एरियाज के अंतर्गत डिक्लेयर कर दीजिए। ओके, एंड आउट ऑफ दिस टोटल प्रपोज एरिया ऑफ इको सेंसिटिव जोन, मैक्सिमम कर्नाटका में होगा, दूसरा महाराष्ट्र में होगा। ये आप देखिए, मैप मैंने इसलिए दिया आपको। तो ये थी, तो अभी कंटेक्स्ट क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन क्या होता है या ईएसए क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना है। इट कैन बी द क्वेश्चन इन द टर्म बेस्ड क्वेश्चन टाइप। ओके, तो दीज आर द एरिया आइडेंटिफाइड विद एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड दे नीड स्पेशल अटेंशन फॉर द कंजर्वेशन। जैसे आप देखिए ना, वेस्टर्न घाट में आपको नीलगिरीज मिल जाते हैं, तरह तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, स्पीसीज जो है यूनिक स्पीसीज मिलता है, तो भाई ये और कहीं नहीं मिलते हैं। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर डिजास्टर एज वेल, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इसलिए ये काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है कि अगर कुछ इश्यू होगी, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, तो फिर ये जो एरिया है वो नष्ट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू मेनी इश्यूज टू द ह्यूमंस। ओके, सो वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल नेचर वैल्यूज यहाँ मिल जाती हैं। ये डिफाइन भी किया गया है नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 के अंतर्गत। कौन नोटिफाई कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड पर्पस क्या है? तो इसके डिग्रेडेशन को अवॉइड करना ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है ये आप बताइए। एंड टू क्रिएट ए बैरियर या फिर शॉक ऑब्जर्वर फॉर द स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम। ट्रांजिशन जोन की भी तरह ये एक्ट करता है। एंड यहाँ पर जो एक्टिविटीज है ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर जनरली रेगुलेटेड नॉट प्रोहिबिटेड इन नेचर। रेगुलेट किए जाते हैं। ओके, तो रेगुलेट मतलब कुछ चीजें अलाउ होगी, कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होंगी, कुछ चीजें रेगुलेटेड होंगी, यानी परमिशन के आधार पर। तो उसके लिए इको सेंसिटिव जोन गाइडलाइंस भी आया हुआ है और ये एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में बांटता है। एक तो प्रोहिबिटेड, जो कि याद रखना है, लाइक कॉमर्शियल माइनिंग है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना है विच इज कॉजिंग पॉल्यूशन, तो ये सब प्रोहिबिटेड में आएगा। रेगुलेटेड लाइक ट्रीज काटना हो कोई प्रोजेक्ट के लिए, या फिर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बनाना होती है, रेगुलेटेड है, परमिशन के आधार पर होगा। परमिटेड मतलब जो अलाउ है, लाइक एग्रीकल्चर किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय द लोकल कम्युनिटी, डेयरी फार्मिंग, ये सब किए जा सकते हैं, बिकॉज दीज डज नॉट कॉज मच इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, क्योंकि ये सब भी तो कहीं ना कहीं नेचर फ्रेंडली ही है। सो आफ्टर कविंग दिस वी आर मूविंग टू द वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले कितने राज्यों में ये है ये आपको जानना है। तो कुछ हिस्सा गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी बोला जा रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका, जो आप ये देख रहे हैं ना वेस्टर्न घाट रिवर्स कैचमेंट एरिया, जो भी रिवर्स फ्लो करते हैं वो है। लेकिन अगर सिर्फ वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटका में हो गया, गोवा में हो गया, ठीक है, केरला में हो गया, तमिलनाडु में हो गया। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कुछ पासेस हैं, पासेस मतलब गैप्स, जैसे कोई माउंटेन हुआ ना, तो पासेस जो है क्रॉस किया जा सकता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, उसी को पास कहते हैं। और आपको ये बताना है कि ये पास किसको किसको कनेक्ट करती है, लाइक पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। तो भोर घाट जैसे मुंबई और पुणे को कनेक्ट करती है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि पाल घाट और थाल घाट किसको कनेक्ट करती है और कहाँ पर है ये लोकेटेड, क्योंकि इट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन। बाकी आप देखिए, अगर हम वेस्टर्न घाट के एलिवेशन की बात करें तो ये जो वेस्टर्न घाट है
उसका डायरेक्शन आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ इंक्लाइंड है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो साउथ की तरफ जाएंगे तो हाइट बढ़ता जाएगा। तभी तो आप देखते हैं कि अनामलाई पीक जो है वो जो है केरला में मिलता है, हाईएस्ट पीक अनामुडी है। बाकी अगर फॉरेस्ट की बात करें तो 4 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, क्योंकि बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है। मिनरल्स में बोले तो आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया। अन्य कुछ इन्फॉर्मेशन, एक तो ये है कि रीजनल नेम्स इनके बहुत सारे हैं, लाइक साहिद्रीज भी वेस्टर्न घाट को कहते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में कहते हैं, अनामलाई हिल्स, कार्डोमना हिल्स केरला और तमिलनाडु में कहा जाता है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, तो टोटल वर्ल्ड में 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, उसमें से एक का नाम वेस्टर्न घाट में भी आता है। that represents huge biological diversity here and it covers 6% of the land area and यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये मेंशन है। इंडेमिक स्पीसीज जिसकी बात मैं आपको कर रहा था, नीलगिरी तहर और लायन टेल मकाओ, बंदर की तरह लगता है लायन टेल मकाओ, क्या आपने देखा है? तो आप हमें बताएं क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो मैंने आपको बताया जो माधव गर्गिल कमेटी थी, इन्होंने क्या बोला था, इंटायर रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो भाई, बाकी डिटेल में आपको नहीं जाना। फिर देखिए कि कस्तूरी रंजन कमेटी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर रिलेटेड न्यूज। तो 2-2 मिनट का ये सीरीज चलेगा एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस फर्स्ट पार्ट, ओके। सो पहला आपका इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES शॉर्ट फॉर्म है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लू प्लैनेट प्राइज मिला है 2024 के लिए, विच इज अवॉर्डेड एनुअली। कौन देता है? जापान बेस्ड आसी ग्लास फाउंडेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पनामा सिटी 2012 में स्टेब्लिश हुआ था। वेयर इज पनामा, लोकेट करिए, आप आइडेंटिफाई करिए। एंड इट इज इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एंड इट टॉक्स अबाउट कि जो साइंस है ना, साइंस को आप इंटीग्रेट करिए फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम और अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जहां पर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया फॉर द बीडी कंजर्वेशन, जरूर आप बताइए, ऐसे में भी आपका मदद करेगा ये। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये यूएन की बॉडी नहीं है, यूएन संस्था नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसका सेक्रेटेरिएट है कहाँ? बोन, जर्मनी में, ओके। एंड मोर देन 145 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये ध्यान रखना, इंडिया इज आल्सो मेंबर। नाउ वी आर मूविंग टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ओके। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट करता है, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब जो भी है। एंड वाइल्ड लाइफ विच इज आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज उसको भी कवर करता है, याद रखना है, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतु है विच इज आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, उनके भी प्रोटेक्शन की बात करता है। एंड रिकवरी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं इनके, और अभी तक आप देखिए 22 स्पीसीज वो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत है, और इनके सब स्पीसीज हैं, मतलब सब स्कीम्स जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट डेल्फिन है, प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। इस पर बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इन प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि भाई कहाँ से लॉन्च हुआ था और क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किनका कंट्रीब्यूशन रहता है, तो ऐसे करके याद रखिएगा। फिर है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, क्या कंटेस्ट है? थाउजकारा पंचायत जो कि केरला में, इन्होंने अपना पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रेजेंट किया है, पब्लिश किया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ना कि क्या है भाई PBR। तो बेसिकली जो भी बायो रिसोर्सेस हैं, मतलब जैसे आप समझिए बायोडाइवर्सिटी से हम जो ह्यूमंस यूज करते हैं उनको, एंड उससे एक रिलेटेड नॉलेज, कुछ बीमार है तो भाई तबीयत ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको डॉक्यूमेंट करना है ना, वो पर्पज होता है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर में होती है, तो आप देखिए लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मेडिसिनल यूज है या कोई अन्य यूज है तो वो डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज अगर कुछ है तो वो भी मेंशन किया जाता है। एंड इसको स्टेटूटरी रिकॉग्निशन मिला हुआ है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जो है वो PBR प्रिपेयर करती है इन कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल, ये ध्यान रखिएगा BMC के बारे में, ओके। रेलिवेंस क्या है? तो मान के चलिए कि मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया, तो पता चला कि भाई इस एरिया से ये ट्रेडिशनल नॉलेज इनके पास है, या फिर ये लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेस यहाँ मिलता है, तो ऐसे में कोई दूसरा राज्य या दूसरा लोकेशन क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लेम्स ऑफ लोकल ऑनरशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में मदद करता है। देन वी हैव द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें आपको ये ध्यान रखना है किसने पब्लिश किया,
याले सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी, याले सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ध्यान रखना है। बाकी इंडिया का रैंक क्या है ये ध्यान रखिएगा, 176, एंड इंडिया नाउ सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट इमिटर पहले चाइना था, अभी इंडिया हो गया है। तो भाई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है अगर एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस, नाउ वी आर मूविंग टू द नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो ये रिलीज किया गया गोल्डमैन शॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज, और इसमें इंडिया का रैंक जो है 176 है। ये क्या इवेलुएट करता है कि भाई कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन सा देश कितना कर रही है, और उसके लिए 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट नहीं याद रखना है। ओके, बस रैंक याद रख लीजिए, इंडिया को 176 है। नाउ वी आर मूविंग टू द कैमल्स। फिगर आप देख लीजिए, काफी ज्यादा ऊंचा होता है ये, और इसको हिप कहते हैं ना। सो कंटेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर किया है। कैमलिड्स कहते हैं किसको है, तो जो कैमल के फैमिली है, कैमल फैमिली, कैमल के अंतर्गत जो भी आते हैं कैमल के स्पीसीज, उसको कैमलिड कहा जाता है, सो दैट कैमलिड्स के जो भी पोटेंशियल है उसको यूज किया जा सके एंड अवेयरनेस फैलाई जा सके। बाकी अगर हम बात करें कैमल्स की, तो अफ्रीका और एशिया मिलता है भाई, जहाँ डेजर्ट है वहाँ मिलेगा, कोल्ड डेजर्ट में तो नहीं मिलते ना कैमल्स, हॉट डेजर्ट में मिलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, लोकेशन क्लाइमेट के माध्यम से बहुत सारे स्पीसीज के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। टाइप क्या है, एक तो ड्रोमेडरी है, और फिर दूसरा आपका बैक्टीरियन केमल। ठीक है, तो ड्रोमेडरी को ही हम एरेबियन केमल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सिंगल हम्प है होता है इसका, ये आप देखिए इसी को हम्प कहते हैं ना, मैंने शायद हिप बोला था, हम्प होगा। और बैक्टीरियन केमल के पास 2 हम्प होते हैं, ठीक है, ऐसे करके 2 हम्प होते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी लोग इसे डोमेस्टिकेट भी करते हैं, ये सब तो है ही भाई, हॉट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। बाकी अगर हम इंडिया के बारे में बोले तो भाई राजस्थान का स्टेट एनिमल है भाई, रेगिस्तान में ही मिलता है। फिर एक खराई केमल का न्यूज आया था, और इसने यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा खराई केमल के बारे में। तो खराई केमल जानते क्या है, ये स्विम भी कर सकता है, लंबे डिस्टेंस तक पानी में स्विम भी कर सकता है। तो कच्छ रीजन देखते हैं ना, तो स्विम करके क्रॉस भी कर सकता है, तो ये खास बात है। मैंग्रोव्स खाता है। उसके बाद बैक्टीरियन केमल्स की बात करें तो ये लद्दाख में मिलती है, नुब्रा वैली में। तो कोल्ड रीजन में भी कैमल्स मिलता है। ओके, मैंने पहले शायद आपको बोल दिया था हॉट डेजर्ट, लेकिन कोल्ड रीजन में भी मिलता है, उसको हम बैक्टीरियन कैमल्स कहते हैं। ठीक है, फिर है आपका ड्रोमेडेरीज कैमल, ये हॉट डेजर्ट में मिलते हैं, लाइक राजस्थान, गुजरात। बाकी बहुत सारे स्पीसीज है कैमल्स के। तो ये हमने पूरा 1 घंटे 9 मिनट में कंप्लीट किया है, एंड होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। एंड अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है एंड यू आर you are benefiting, so definitely you should share the channel, and we will be completing the part 2 in the coming time, so don't worry, आपका ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। So thank you friends, thank you very much for watching this series.